तो पुनः आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल नीतीश जोन बीएससी में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था इसी चैनल पे, जिसमें हमने टॉप 30 सब्जेक्टिव प्रश्न को बतलाए थे, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण थे। इसी तरह आज हम आपके सामने लेकर आए हैं टॉप 30 सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं और जो बार बार आने की संभावना रहती है। तो आपसे बने रहिए एंड तक इस वीडियो में। और हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कहता है, फोटोग्राफी कैमरा का विदर्शक होता है। आप सब पढ़े हैं, फोटोग्राफी कैमरा का विदर्शक होता है वह उत्तल लेंस का बना होता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न कहता है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आप सबका कितना सही होता है इसमें ऑब्जेक्टिव, वो आप कमेंट में जरूर बतलाइएगा। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न कहता है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है? आप सब जानते हैं कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न कहता है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा कहते हैं। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न कहता है, CHO क्रियाशील समूह को कहते हैं। CHO क्रियाशील समूह को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड समूह कहते हैं। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सब जितने प्रश्न हैं आपके लिए सब पूछे गए प्रश्न हैं आपके बिहार बोर्ड में, और काफी बार आपके एग्जाम में पूछे जाते प्रश्न हैं, इसलिए हम इसमें 30 प्रश्न को ही शामिल किए हैं। अब चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न कहता है, जिंक ब्लेड निम्न में से किस धातु का अयस्क है? जिंक ब्लेड इसमें से किस धातु का अयस्क है? तो जिंक का है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न भी आपके 2023 में पूछे गए प्रश्न है। सातवां प्रश्न कहता है, जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। तो जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न कहता है, अभिक्रिया CaO प्लस H2O से अभिक्रिया करके CaOH का हल ट्वाइस किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह भी प्रश्न आपके 2023 में पूछे गए प्रश्न है, और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ संयोज हो रहा है दो यौगिकों का, इसलिए यह संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न कहता है, पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है? तो आप सब जानते हैं क्षारक विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। इसमें 7 से अधिक मात्र 13 एक ही ऑप्शन है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न कहता है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। यह प्रश्न भी आपके 2023 में पूछे गए प्रश्न है और काफी इंपोर्टेंट है इस बार के लिए। सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में आप सब जानते हैं अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न भी काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। 11वां प्रश्न कहता है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के आप सब जानते हैं 2 नियम हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न कहता है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। आप सब जानते हैं उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और सीधा होता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 13वें प्रश्न की ओर। आप सबका जितना सही होगा कमेंट में आप सब जरूर बतलाइएगा, और यदि आप सबको वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक भी कीजिएगा। 13वां प्रश्न कहता है, एक एंगस्ट्रम का मान होता है। आप सब जानते हैं एक एंगस्ट्रम का मान 10 के पावर माइनस 10 मीटर होती है, इसलिए इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 14वें प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न कहता है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है वह वोल्ट होता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और विद्युत विभव का भी एसआई मात्रक वोल्ट ही होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न कहता है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है।
सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या होगा? हीरा हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न कहता है जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। तो आप सब जानते हैं जल का सूत्र क्या हो जाता है? H2O। तो H2O में हाइड्रोजन का अनुपात 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन का अनुपात 1 हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन क्या है। 1:1, 2:1, 3:1, 1:2। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह 2:1 हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न कहता है विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। यह प्रश्न भी आपके 2023 में पूछे गए प्रश्न है। विद्युत हीटर के तार की कुंडली जो बनी होती है वह नाइक्रोम की बनी होती है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न कहता है ओजोन का आणविक सूत्र है। ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? ओजोन का आणविक सूत्र O3 होता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न कहता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। यह प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए आप सब जानते हैं कि प्रिज्म का प्रयोग होता है और प्रिज्म का प्रयोग होता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। अब चलते हैं 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न कहता है ईंधन है, इसमें से कौन जो है ईंधन है? आप सब जानते हैं एलपीजी, सीएनजी और लकड़ी, ये तीनों जो है वह ईंधन है, इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न कहता है 21वां प्रश्न कहता है अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। आप सब जानते हैं कि अमोनियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है वह अम्लीय होता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यदि आप सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीतीश जोन BSCB यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें आप सभी को काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए जाते हैं। और यदि आप इसका नोट्स लेना चाहते हैं PDF बिल्कुल फ्री, तो आप सब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। अब चलते हैं 22वें प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न कहता है एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इनमें सहसंयोजक बंधनों की संख्या है। देखते हैं पहले इसकी संरचना एथेन के। इसमें कार्बन 2 और हाइड्रोजन 6 है। एथेन में कार्बन 2 इसके संरचना हम बना लेते हैं पहले, और हाइड्रोजन 6। जब संरचना हम बना लेते हैं इसमें सहसंयोजक बंधन हम देखते हैं। सहसंयोजक बंधन देखते हैं तो इसमें हम पाते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अर्थात 7 इसमें सहसंयोजक बंधन, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाले रसायन पदार्थ है। तो प्रयुक्त होने वाले जो रासायनिक पदार्थ होता है वह प्लास्टर ऑफ पेरिस POP हो जाएगा, जो शल्य चिकित्सा में हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। अब चलते हैं 24वें प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न कहता है मस्तिष्क उत्तरदायी है। आप सब जानते हैं मस्तिष्क जो है वह सोचने के लिए, शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, अर्थात इनमें से सभी के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 25वें प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न कहता है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। तो आप सब जानते हैं कि वायु लगभग प्रकाश की चाल जो होती है वह निर्वात के समान होती है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 26वें प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न कहता है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। आप सब जानते हैं कि यह लेंस है और लेंस में जो मुख्य फोकस की संख्या जो होती है वह 2 होती है। कितनी होती है? 2। एक इधर होती है, एक इधर होती है। और अवतल लेंस के लिए एक इधर होती है और एक इधर होती है, अर्थात 2 हो जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 27वां प्रश्न कहता है विद्युत का अच्छा चालक है। आप सब जानते हैं कि विद्युत का जो अच्छा चालक है वह चांदी सबसे सर्वोत्तम चालक है, इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 28वें प्रश्न की ओर। 28वां प्रश्न कहता है शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। आप सब जानते हैं कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड जो बना होता है वह कार्बन का बना होता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
अब चलते हैं 29वें प्रश्न की ओर। 29वां प्रश्न कहता है निम्न में कौन भस्म नहीं है। आप सब जानते हैं कि NaCl जो है वह एक प्रकार का लवण है, यह भस्म नहीं है। अब चलते हैं 30वें प्रश्न की ओर। 30वां प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न कहता है जस्ता का अयस्क है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह जिंक ब्लेड, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप सबके कितने सही हुए आप सब कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि आप सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब चैनल नीतीश जॉन BSCB को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में सारे फ्रेंड्स को यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। अब चलते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर, तो एंड तक बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कहता है दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार की होती है। यह प्रश्न 2023 में पूछा गया प्रश्न है। देखते हैं इसके उत्तर। मानव नेत्र में उत्पन्न वह विकार या दोष जिसके कारण वह निकट अथवा दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, तो मानव नेत्र में उत्पन्न ऐसे विकार को दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। इस तरह से आप सारे प्रश्न का उत्तर लिखिएगा जिस तरह से यहाँ कराया जा रहा है, वैसे ही आप एग्जाम में कोशिश कीजिएगा लिखने का, क्योंकि इससे आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न कहता है अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। यह प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में 2023 में पूछा गया प्रश्न है। इस बार पूछने की भी संभावना बनती है। देखते हैं इसके उत्तर। अवतल लेंस को अपसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब प्रकाश की किरणें अवतल लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न भी आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और इस बार पूछने की संभावना होती है इस प्रश्न को। प्रश्न कहता है टिंडल प्रभाव क्या है। देखते हैं इसके उत्तर। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश की प्रकीर्णन की परिघटना प्रदर्शित करने वाला प्रभाव टिंडल प्रभाव कहलाता है। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न कहता है मृतजीवी पोषण क्या है। उदाहरण सहित उत्तर दें। यह प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए इस बार काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकती है। देखते हैं इसके उत्तर। वैसे पोषण जिसमें जीव मृत जंतुओं एवं पौधे के शरीर से अपना भोजन शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ इत्यादि, ये सब जितने भी हैं वो मृतजीवी पोषण के उदाहरण हैं। अब चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न कहता है जो कि आपके भौतिकी से है। 5वां प्रश्न कहता है लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। इसका SI मात्रक लिखें। देखते हैं इसके उत्तर। किसी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका SI मात्रक डायऑप्टर होती है। लेंस की क्षमता को P से सूचित किया जाता है। लेंस की क्षमता का फॉर्मूला जो हो जाती है वह P बराबर 1/F होती है। इस तरह से आप सारे प्रश्न का उत्तर लिखिएगा। अब चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न कहता है उभयधर्मी ऑक्साइड से आप क्या समझते हैं। उदाहरण व्याख्या करें। अब चलते हैं इसके आंसर की ओर। धातु के वैसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रश्न ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछे जाते हैं और कई बार पूछे गए प्रश्न हैं। उदाहरण है Al2O3 और दूसरा उदाहरण है ZnO। इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न कहता है जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्युतीय विभव क्या है। इसका SI मात्रक लिखिए। देखते हैं इसके उत्तर। इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युतीय विभव कहते हैं। इसका SI मात्रक वोल्ट होता है। यह एक अदिश राशि है। अब चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि इस बार मॉडल पेपर में यह प्रश्न पूछा गया है। जंग लगना किसे कहते हैं। जंग का रासायनिक सूत्र लिखिए। देखते हैं इसके उत्तर।
लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। आमतौर पर इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। जंग का जो रासायनिक सूत्र होती है वह होती है FeSO3 × H2O होती है। इसको आप अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछ लिए जाते हैं। अब चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न जो कि काफी बार पूछा गया प्रश्न है और इस बार पूछने की संभावना इस प्रश्न की काफी ज्यादा है। देखते हैं 9वां प्रश्न, धमनी और शिरा में अंतर लिखें। देखते हैं इसके उत्तर। धमनी और शिरा। धमनी जो होती है इसकी दीवारें मोटी, लचीली तथा कपाट रहित होती है, जबकि शिरा जो होती है इसकी दीवारें पतली होती है। दूसरा अंतर है इसकी गुहा पतली होती है, जबकि शिरा की जो गुहा होती है वह मोटी होती है। तीसरा अंतर है धमनी के रुधिर अत्यधिक दबाव एवं गति के साथ प्रवाहित होती है, जबकि शिरा जो होती है उसके रुधिर कम दबाव के साथ धीरे धीरे प्रवाहित होती है। इस तरह से आप सारे प्रश्न का आंसर दीजिएगा जैसे लिखा गया है, इससे आपके एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10वां प्रश्न कहता है उत्तम ईंधन किसे कहते हैं। देखते हैं इसके उत्तर। जो ईंधन प्रति एकांक द्रव्यमान पर अत्यधिक ज्वाला उत्पन्न करे, सरलता से प्राप्त हो, भंडारण और परिवहन सरल हो तथा दाम में सस्ता हो, उसे उत्तम ईंधन कहते हैं। आप इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न कहता है प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है। यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है इस बार के लिए। इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। देखते हैं इसके उत्तर। किसी बिंदु स्रोत से निकली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। यह 2 प्रकार की होती है। अब चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न कहता है जो कि इस बार पूछने की संभावना काफी ज्यादा है इस प्रश्न की। 12वां प्रश्न कहता है लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। देखते हैं इसके उत्तर। लोहा आर्द्र हवा के साथ प्रतिक्रिया कर भूरे रंग का रासायनिक पदार्थ बनाता है। जब लोहे की वस्तुओं को पेंट कर दी जाती है तो वह हवा के संपर्क में नहीं आ पाता, जिसके कारण जंग नहीं लगती है। यही कारण है कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट कर देते हैं। अब चलते हैं 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न कहता है जो कि आपके रसायन शास्त्र से है, क्षारकों के सामान्य गुण लिखें। देखते हैं इसके उत्तर। क्षारकों के सामान्य गुणधर्म निम्नलिखित है। पहला गुणधर्म है इसका स्वाद कड़वा होता है। दूसरा है यह साबुन जैसा चिकना होता है तथा त्वचा को क्षति पहुंचाता है। तीसरा है यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। चौथा है यह हल्दी के रंग को भूरा लाल कर देते हैं। पांचवा है यह अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। अब चलते हैं 14वें प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, पर परागण क्या है। देखते हैं इसके उत्तर। एक पुष्प के पराग कणों को दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाने की क्रिया को पर परागण कहते हैं। अब चलते हैं 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न काफी बार पूछा गया प्रश्न और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि इस बार पूछने की संभावना काफी ज्यादा है इस प्रश्न की। 15वां प्रश्न कहता है किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करती है। देखते हैं इसके उत्तर। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला,
तार की लंबाई पर, दूसरा तार की मोटाई पर, तीसरा चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, चौथा चालक के ताप पर। अब चलते हैं 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न कहता है, जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? कोई 2 उदाहरण दीजिए। देखते हैं इसके उत्तर। वैसा ऊर्जा स्रोत जिनका भंडारण सीमित है तथा पुनः उत्पादन संभव नहीं होता है, उसे अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि जो होती है वह अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। इसके आप उदाहरण अच्छी तरह से याद रखिएगा, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव में काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं। अब चलते हैं 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न जो कि अंतर वाले प्रश्न हैं। काफ़ी बार अंतर वाले प्रश्न 1-2 पूछ लिए जाते हैं, इसलिए अंतर वाले प्रश्न हमने इसमें काफ़ी शामिल किए हैं। 17वां प्रश्न कहता है, उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। देखते हैं इसके उत्तर। उत्तल लेंस और अवतल लेंस एक बक्सा बनाने के बाद लिखा जाता है, एक बगल अवतल लेंस और एक बगल उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में हम देखते हैं इसकी क्षमता धनात्मक होती है। दूसरा, इसके द्वारा वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब दोनों बनता है। तीसरा, इसके द्वारा सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अब उत्तल लेंस में देख लिए, अब अवतल लेंस में देखते हैं। इसकी क्षमता ऋणात्मक होती है। दूसरा, इसके द्वारा केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। तीसरा, इसके द्वारा सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब चलते हैं 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न देखते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न को इस बार पूछने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न कहता है, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है और क्यों? देखते हैं इसके उत्तर। चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी होती है, क्योंकि यह निष्क्रिय गैस की तरह व्यवहार करती है। इसकी विघटन ऊर्जा का मान काफ़ी उच्च होती है और खाद्य सामग्री को अधिक दिनों तक अपनी गुणवत्ता कायम रखती है। अब चलते हैं 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न भी आपके मॉडल प्रश्न में भी पूछा गया प्रश्न है। वन संपदाओं पर आधारित किन्हीं 2 उद्योगों का नाम बताएं। देखते हैं इसके उत्तर। वन संपदा पर आधारित उद्योग इस प्रकार हैं। पहला, कागज उद्योग। दूसरा, सूती वस्त्र उद्योग और तीसरा, जूट उद्योग। अब चलते हैं 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न भी आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे एक प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे आपके बोर्ड के एग्जाम में इस बार, इसलिए आप इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। प्रश्न कहता है, निस्तापन और जारन से आप क्या समझते हैं? देखते हैं इसके उत्तर, एक एक करके देखते हैं। पहले हम निस्तापन के बारे में देखते हैं। निस्तापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अयस्क को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, जिसमें अयस्क ऑक्साइड में बदल जाते हैं। आप इसे भी याद रखिएगा, निस्तापन प्रक्रिया जो होती है वह कार्बोनेट अयस्क पर ही लागू होती है। अब चलते हैं जारन या भर्जन की ओर। जारन या भर्जन क्या होती है? जारन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अयस्क को ऑक्सीजन की आपूर्ति में उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, जिससे अयस्क ऑक्साइड में बदल जाता है। आप इसे भी ध्यान रखिएगा, जारन जो होती है वह सल्फाइड अयस्क पर ही लागू होती है। अब चलते हैं 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आनुवांशिक गुण से आप क्या समझते हैं? देखते हैं इसके उत्तर। ऐसे गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने माता पिता से अर्थात उनके जनक से उनके संतानों में संचलित होते हैं, ऐसे गुणों को आनुवांशिक गुण कहते हैं। आनुवांशिक गुण को पैतृक गुण भी कहा जाता है। अब चलते हैं 22वें प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न कहता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं 2 गुणों को लिखें।
यह प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में इस बार पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि 2-3 वर्षों से यह प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं और काफ़ी बार महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में यह देखे गए हैं प्रश्न। देखते हैं इसके उत्तर। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला, यह बल रेखाएं बंद वक्र होते हैं। दूसरा, जहां पर क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के निकट रहती है वहां चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। तीसरा, दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, प्रकाश संश्लेषण क्या है? इसके लिए आवश्यक समीकरण दीजिए। यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यह बार बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। देखते हैं इसके उत्तर। पेड़ पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं पर्णहरित के माध्यम से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का संश्लेषण करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। इसके समीकरण देख लेते हैं। 6CO2 प्लस 6H2O से अभिक्रिया करके C6H12O6 प्लस 6O2 रिलीज होती है। यह उत्पाद के रूप में ग्लूकोज प्राप्त होता है, जिसका फार्मूला C6H12O6 होती है। इसे आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह फार्मूला भी आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कई बार पूछ लिए गए हैं। अब चलते हैं 24वें प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न कहता है, नाभिकीय संलयन क्या है? यह आपके ऑफिशियल बोर्ड मॉडल पेपर में पूछा गया प्रश्न है। देखते हैं इसके उत्तर। जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। यह प्रोटॉन द्वारा प्रेरित होती है और आप इसे भी ध्यान रखिएगा, नाभिकीय संलयन जो होती है वह सूर्य में इसकी जो ऊर्जा संचित होती है नाभिकीय संलयन द्वारा ही संचित होती है। अब चलते हैं 25वें प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न कहता है, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातुओं और अधातुओं में विभेद करें। देखते हैं इसके उत्तर। यह प्रश्न आपके इस बार बोर्ड मॉडल में पूछे गए प्रश्न हैं। देखते हैं इसके उत्तर। रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु और अधातुओं में निम्नलिखित अंतर है। पहला, धातु के देख लेते हैं। यह जल से अभिक्रिया कर H2 गैस देती है। दूसरा, यह विद्युत धनात्मक होती है। तीसरा, यह क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। अब अधातु के देख लेते हैं। यह जल से अभिक्रिया नहीं करती है। दूसरा, यह विद्युत ऋणात्मक होती है। तीसरा, यह अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। आप इस तरह से अंतर याद रखिएगा और यह प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आपके इस बार ऑफिशियल बोर्ड मॉडल में पूछे गए प्रश्न हैं। अब चलते हैं 26वें प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न कहता है, स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में अंतर स्पष्ट करें। यह प्रश्न भी आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए काफ़ी बार महत्वपूर्ण प्रश्न साबित हुआ है और काफ़ी बार पूछ लिए गए प्रश्न हैं। देखते हैं इसके उत्तर। स्वपोषी पोषण एवं विषमपोषी पोषण में अंतर निम्नलिखित है। देखते हैं। पहले स्वपोषी पोषण के देखते हैं। स्वपोषी पोषण में पहला अंतर कहता है, यह केवल हरे पेड़ पौधे में होता है। दूसरा, इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तीसरा, इसमें भोजन के पाचन की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखते हैं विषमपोषी पोषण में। विषमपोषी पोषण में पहला अंतर कहता है, यह हरे पेड़ पौधे के अतिरिक्त अन्य सभी जीवों में होती है। दूसरा, इसके लिए सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि अनिवार्य नहीं होती है। तीसरा, इसमें भोजन के पाचन की आवश्यकता नहीं होती है। आप इस तरह से सारे अंतर याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, 27वां प्रश्न की ओर। यह भी अंतर वाले प्रश्न हैं,
क्योंकि अंतर वाले प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी पूछने की संभावना ज़्यादा होती है। देखते हैं 27वां प्रश्न, प्रत्यावर्ती धारा तथा दृष्ट धारा में अंतर लिखिए। देखते हैं इसके उत्तर। पहले प्रत्यावर्ती धारा को देख लेते हैं, उसके बाद दृष्ट धारा को देखेंगे। प्रत्यावर्ती धारा में पहला अंतर कहता है इसमें धारा का मान तथा दिशा समय के साथ बदलता है। दूसरा, इसे आसानी से डीसी में बदला जा सकता है। तीसरा, यह डीसी की अपेक्षा अधिक घातक होती है। डीसी आप समझिएगा डायरेक्ट करंट अर्थात दृष्ट धारा को निर्देशित करता है और एसी अल्टरनेटिव करंट प्रत्यावर्ती धारा को निर्देशित करता है। अब देखते हैं दृष्ट धारा डीसी को। पहला अंतर, इसमें केवल धारा का मान बदलता है अर्थात दृष्ट धारा एक ही दिशा में बहती है। दूसरा, इसे एसी में बदलने में काफ़ी कठिनाई होती है। तीसरा, यह एसी की अपेक्षा कम घातक होती है। इस तरह से आप सारे अंतर याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 28वां प्रश्न कहता है, 28वां प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पोषण क्या है, यह कितने प्रकार की होती है? यह प्रश्न भी आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछने की ज़्यादा संभावना बनती है। देखते हैं, पोषण वह प्रक्रिया जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं उसे पोषण कहते हैं। पोषण दो प्रकार के होते हैं। पहला, स्वपोषी पोषण या स्वपोषण। दूसरा, परपोषी पोषण या परपोषण। अब चलते हैं 29वें प्रश्न की ओर। 29वां प्रश्न कहता है, परजीवी पोषण क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। यह प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए प्रश्न हैं और इस बार पूछ लिए जाएंगे यह प्रश्न। देखते हैं इसके उत्तर। वैसे पोषण जिसमें जीव दूसरे जीव के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी में रहकर उसमें अपना भोजन प्राप्त करता है उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे गोलकृमि, टेपवर्म, मलेरिया परजीवी इत्यादि, ये सब जितने भी जीव हैं वह परजीवी पोषण द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। आप उदाहरण को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न और लास्ट प्रश्न की ओर, 30वां प्रश्न की ओर। 30वां प्रश्न कहता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ कहाँ से प्राप्त करता है? देखते हैं इसके उत्तर। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री को पौधा अलग अलग स्रोतों से प्राप्त करता है। जैसे पर्णहरित पत्ती के हरित लवक से, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से, जल मिट्टी से प्राप्त करता है। ये थे इतने वीवीआई प्रश्न जो कि आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछने की काफ़ी ज़्यादा संभावना होती है। चाहे आप बिहार बोर्ड से हैं या यूपी बोर्ड से हैं या किसी भी हिंदी माध्यम बोर्ड से हैं, क्योंकि सारे सिलेबस तो सेम ही हैं। इसलिए आप सभी का यह प्रश्न साइंस से काफ़ी पूछने की संभावना ज़्यादा होती है। आप इसे अच्छी तरह से कॉपी में नोट कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक भी कर दीजिएगा। यदि आप सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो 29 जून BSCB चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप इसका PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। यदि आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, 29 कुमार 91 इंस्टा ID है, आप इसे फॉलो भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।